बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और वाक्य की पुनरावृत्ति कराने से पहले मैंने आपको सरल वाक्य तक यद्यपि पढ़ा दिया है पुनरावृत्ति के दौरान ही। आज बारी है संयुक्त वाक्य की, लेकिन मैं पीछे के वीडियो की चीज़ों को दोहरा के तब आगे बढ़ूँगी। पीछे के वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें ये था कि किस तरह से वाक्य तक हम पहुँचते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह वाक्य तक पहुँचते हैं। तो वाक्य तक पहुँचने के लिए जो हम बच्चे के जन्म के साथ, जब ध्वनि जन्म होती है तो ध्वनि के साथ ही साथ उसमें बच्चों के वर्ण जन्म होने लगते हैं उम्र के साथ, जब 5 से 6 महीना हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, फिर स्वर और व्यंजन मिलने लगते हैं। कभी व्यंजन मिल जाते हैं, कभी स्वर व्यंजन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो शब्दों में आ जाती है और शब्द फिर धीरे धीरे व्याकरणिक नियमों को तो हम जब जान जाते हैं तब हम लेखन कार्य में हमें मदद मिलती है कि हम ये जानते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। लेकिन जब तक हम व्याकरणिक नियमों को नहीं जानते तब तक हम बोलने में व्याकरण के नियमों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाषा का विचार विनिमय हो जा रहा है, हम समझ रहे हैं तो हम अपनी भाषा को प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन विचार विनिमय के साथ जब लेखन सीखने लगते हैं, क्योंकि भाषा का जो मूल रूप है वो तो मौखिक है और जो स्थायी रूप है वो लिखित है। तो लिखित होने के कारण जब हम लेखन सीखते हैं तो हमें व्याकरण जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि बिना व्याकरण जाने हम कोई भी चीज़ लिखने की कला नहीं सीख सकते। लिखने की कला सीखने के लिए व्याकरण का जानना बिल्कुल निश्चित है। तो खैर ये थोड़ी हट की चीज़ें थी, फिर भी मैं आपको समझा दी बीच में आने से। तो सरल वाक्य मैं समझा चुकी हूँ। सरल वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात कही जाए, और विधेय का मतलब होता है जो बात कही जाए। तो इस दोनों को मिलाकर ही हमारा जो बनता है, क्या बनता है? वाक्य। वाक्य में क्या बनता है? सरल वाक्य। तो एक उद्देश्य, एक विधेय या एक कर्ता और एक क्रिया को मिला करके जब भी बनेगा तो हम इसको कहेंगे कि सरल वाक्य है। तो इतना मैंने आपको मौखिक रूप से जो पिछले वीडियो में बनाया था वो समझा दिया। आज बारी आ गई, इसलिए मैंने तीनों भेद यहाँ लिखे हैं और आज बारी है सरल वाक्य पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ दूसरे की हेडिंग डाल रही हूँ, संयुक्त वाक्य। अब प्रश्न उठता है कि संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का प्रयोग वास्तव में हम करते हैं कि वास्तव में ये करते हैं कि उसमें हमें अगर विस्तृत अनुच्छेद है और हम उसे कम में लिखना चाहते हैं, संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया, तो हम उसमें संयुक्त मिश्र और सामासिक पद बना करके चाहे तो बड़े अनुच्छेद को छोटे में कर सकते हैं। ये इसका तरीका है। व्याकरण इसीलिए सीखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि जब दो प्रधान वाक्यों को किसी योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो मैं लिख देती हूँ, जब दो मुख्य वाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे, अब देखिए जैसे हमने लिखा कि जब दो मुख्य वाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है
तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो प्रधान वाक्य हैं, एक योजक है। इस वाक्य में मैंने लिखा, देखिए, जैसे ये एक प्रधान वाक्य लिखा, ये एक प्रधान वाक्य एक योजक से जोड़ दिया। दोबारा कर्ता लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा कर्ता के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर जुड़ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जुड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन आपको योजक समझा दें कि योजक क्या है। योजक का मतलब होता है कंजक्शन इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं, तो योजक मतलब जोड़ने वाला। अब यहाँ पर दो प्रकार के योजक होते हैं। दो प्रकार के जो कौन कौन से हैं, पहला है समानाधिकरण योजक और दूसरा है व्याधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक मतलब समान वाक्यों में इस तरह या और अथवा, या और अथवा इसलिए, ये चार आपके समानाधिकरण योजक हैं। और इधर आपके क्या हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, ये आपके जो हैं व्याधिकरण योजक हैं। और किसी भी योजक का प्रयोग करके आप वाक्य लिख सकते हो। बस आपको ध्यान देना ये होगा कि दो योजक एक साथ मत जोड़िए, और दो योजक एक साथ जुड़ेंगे भी नहीं, तो इसलिए खाली ये दोनों योजक जो है एक साथ जुड़ जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो वाक्य का भेद बदल जाएगा। इसलिए आपको इस दोनों योजक को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसलिए अलग अलग ही रखिए, तब वो संयुक्त वाक्य होगा। तो इतनी चीज़ों को मैं रब करके फिर आगे की चीज़ को बताती हूँ आपको। उदाहरण लिखती हूँ। जैसे शीला बाजार गई और पेन खरीद कर लाई। अब यहाँ योजक लगा है, तो दूसरा उदाहरण लिखती हूँ। खाना खाएं और आराम करें। आप बाजार, आप बाहर जाएं और कुछ दवाएं ले आएं। कृपा बीमार है इसलिए, कृपा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आएगी। तो इसलिए लगा के भी संयुक्त वाक्य बनता है। विद्यार्थी परिश्रमी, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य पास होता है।
तो योजक में तो भी लगता है, अतः भी लगता है। सोमवार को लॉकडाउन है, अतः बाजार बंद रहेगा। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे यहाँ पर, और देखिए सब में जो है योजक लगे हैं, अलग अलग योजक लगे हैं। तो ये भी योजक है, तो और अतः भी योजक है, तो और अतः भी योजक है। तो इसमें देखिए कि आपको आराम से इन योजकों को भी जोड़ करके वाक्य लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं रब करूंगी, मैं किनारे हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं इसको रब करती हूँ। अब बारी आती है किसकी, मिश्र वाक्य। जब मैं तीनों आपको पढ़ा लूंगी तो फिर मैं आपको परिवर्तन कराऊंगी। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से पुनः सरल वाक्य, तो सबका परिवर्तन भी साथ साथ कराऊंगी। तो अभी सारा पढ़ाने के बाद होगा। तो तीसरे की बारी आ गई मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है, पहले समझा दो फिर लिखूंगी। मिश्र वाक्य में भी क्या होता है कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य तो होते हैं, परंतु इन वाक्यों में एक वाक्य अपूर्ण होता है, एक पूर्ण होता है। प्रायः बच्चों को क्या लगता है, अपूर्ण वाला उनको पूर्ण दिखाई देता है, पूर्ण वाला अपूर्ण दिखाई देता है। इसलिए उनके इस वाक्य में गलतियां हो जाती हैं और वो नहीं समझ पाते कि कौन सा इसमें मुख्य वाक्य है, कौन सा आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य में दो वाक्य हमेशा होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। मुख्य वाक्य में प्रधान बात कही जाती है, आश्रित वाक्य में जो प्रधान वाक्य से संबंधित बातें होती हैं वो कही जाती हैं। लेकिन चूंकि उस वाक्य के हिस्से में पूरी बात दिखाई पड़ती है तो लोगों को समझने में लगता है कि ये वाक्य मुख्य है और ये बाद में है। लेकिन बोलने वाले ने क्या कहा ये तो फिर बाद की बात होगी, ये आश्रित है। बोलने वाले ने क्या कहा ये तो बाद में पता चलेगा, तो ये आश्रित है, ये आश्रित है। और जो हमने पहले कहा वो मुख्य हो गया। तो सबसे पहली बात कि इस वाक्य में दो वाक्य होते हैं, मिश्र, इस वाक्य लिख देते हैं। इस वाक्य में दो वाक्यों में के भी दो, इस वाक्य में दो वाक्यों में से एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। यानी इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, आश्रित होता है। अब जैसे मैंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब ये एक वाक्य आ गया। अब इस वाक्य में हमको ये देखना है कि इस वाक्य में कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा आश्रित वाक्य है। प्रधान वाक्य मुख्य वाक्य कहिए, प्रधान वाक्य कहिए, और इससे कही हुई बातें क्या लगाएंगे तो पीछे उत्तर आएगा। उस क्या लगाने पे जो उत्तर मिल रहा है वो आपका जो है आश्रित होगा। तो
लोगों को प्राय तक हम लड़ाई नहीं चाहते, ये आपका मुख्य है। मैंने कहा कि, वो ऐसे जोड़ते, मैंने कहा कि, इसको कहेंगे ये आश्रित है, और इसको कहेंगे कि ये मुख्य है, ये मुख्य है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब इसको हम ऐसे समझें, इसको हम ऐसे समझें, मैंने कहा, क्या कहा आगे निकलेगा, ये मुख्य हो गया। मैंने कहा मुख्य वाक्य। क्या कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब यहां से जो वाक्य है ये यहां से जुड़ रहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो ये अधूरा है, आश्रित है, अधूरा है। ये मुख्य है और पूरा वाक्य है। तो ये इसकी खूबी है कि आश्रित वाक्य जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, और मुख्य वाक्य जो है वो आपके पूरे होते हैं। इस वाक्य को हम पूरा कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जुड़ रहा, तो ये वाक्य यहाँ से जुड़ने के कारण अधूरा है, तो ये मुख्य हो गया, ये आश्रित हो गया। तो ये चीज आपको मिश्र वाक्य में, हर एक वाक्य में ढूंढनी होगी कि मिश्र वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा मुख्य है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो मैं फिर इसको रख करके ऊपर से उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब मैंने चूंकि यहाँ इसलिए लिख दिया कि मैंने नीचे इसको समझा दिया है, तो पहला वाक्य इसको कर देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसा लगता है कि युद्ध छिड़ जाएगा। वह पुस्तक कहाँ है जिसे मैंने कल ही खरीदा था, जिसे मैंने कल ही खरीदा था। उस व्यक्ति को बुलाओ जो तेज दौड़ता जा रहा है। यदि आज वर्षा हुई तो बाढ़ अवश्य आएगी। ये मैंने यहाँ पर 5 वाक्य लिखे जो अलग अलग तरह के वाक्य हैं, तो इनको मैं अभी नहीं समझाऊंगी। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ
कि वास्तव में कैसे ये अलग अलग वाक्यों में भी मिश्र वाक्य हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, फिर ऐसा लगता है कि युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसा लगता है कि युद्ध छिड़ जाएगा। तो वह पुस्तक कहाँ है जिसे मैंने कल ही खरीदा था? उस व्यक्ति को बुलाओ जो तेज दौड़ता चला आ रहा है। और 5वां वाक्य है, यदि वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये वाक्य मैंने 5 लिखे। सभी वाक्य जो मिश्र वाक्य हैं, लेकिन मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। उन मिश्र वाक्यों के भेदों में इसके भेदों के साथ भी ये जुड़े हैं। तो फिलहाल आप अभी इसको मिश्र वाक्य ही समझ करके पढ़िए। तो इसके स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। हालांकि देखिए इसमें भी जिससे आप समझेंगे, मैं इसी में लगा दूँ आश्रित और मुख्य भी, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसमें आश्रित वाक्य ये हिस्सा है, इसमें भी आश्रित वाक्य है ये। अगर मैंने आश्रित अलग कर दिया तो मुख्य तो आप खुद भी अलग कर सकते हैं। आश्रित वाक्य तो आपको प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य देख के वाक्य के कहा जाए इसमें से आश्रित उपवाक्य ये हिस्सा है। अब वो लगाते समय इतना लगा दे, इतना अलग कर दे, इतना अलग कर दे, या यहाँ से पूरा लगा दे। अब आपको जब पहचान में आएगा तभी आप इसको सही पहचान सकते हो। और ऑप्शनल उत्तर में जब उसके टुकड़े करके कहीं कहीं रख दिए जाएंगे, तो जहाँ आपको पूरा आश्रित उपवाक्य मिलेगा उसी को आप निशान मारोगे कि निशान लगा कर कि हाँ ये वह आश्रित है, ये पूरा है। नहीं तो उसके बिखर देंगे। मान लीजिए जोड़ते समय हमने क्या किया, कहाँ है जिसे, अब इतना लिख दिया, तो वो तो आश्रित उपवाक्य है नहीं। तो आपको ऐसे में ये जानना चाहिए कि हाँ आश्रित उपवाक्य पहचान करके अंडरलाइन करने को आ सकता है, या उसके पार्ट को लिख करके पहचाना जा सकता है किसमें से आश्रित उपवाक्य कौन सा है, मुख्य कौन सा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ समझाई कि आश्रित उपवाक्य पहचानने को आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं इसको मिटअप करती हूँ। अब तीसरा है, इसके अब लिखेंगे तीसरे का जो है मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर इस वाक्य को आपको समझना है, इस उपवाक्य को आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले
ये जानना चाहिए संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा की बात करें तो कक्षा 3 का विद्यार्थी भी बताता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण की बात करें तो कक्षा 6 का विद्यार्थी बताएगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर कक्षा 6 का ही विद्यार्थी क्रिया विशेषण भी बता देगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको नहीं आता है। व्याकरण कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, आपको छोटेपन से सीखी गई चीज़ें भी आगे काम आएंगी, तो इसलिए आपको वो याद रखना चाहिए। अब संज्ञा उपवाक्य में समझा दूँ आपको। संज्ञा उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो। मैं आश्रित उपवाक्य के साथ में अंडरलाइन करती चल रही हूँ ताकि आपको पहचान में आए। पिताजी को विश्वास है कि बेटा होली पर अवश्य आएगा। अब इसमें कि बेटा होली पर अवश्य आएगा, ये वाला आपका हिस्सा जो है। तीसरा वाक्य इसमें ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए।
मोहन ने कहा कि वह लखनऊ जाएगा। तो ये देखिए सब में मैंने अंडरलाइन भी किया। अंडरलाइन वाला जो वाक्य है वो आपका इस वाक्य का आश्रित उपवाक्य है। इस वाक्य का आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको संज्ञा उपवाक्य बताया। अब संज्ञा उपवाक्य में आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे उम्मीद है संज्ञा उपवाक्य आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।